I tried so hard and got so far. हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी जो है 11th क्लास के पॉलिटिकल के फर्स्ट चैप्टर की है और बाकी क्लासों की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो प्लेलिस्ट में है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, जिस भी आप क्लास के लाइक करते हैं, जिस स्टैंडर्ड में आप। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो पॉलिटिकल की है। हम इसमें क्विक रिवीजन कर रहे हैं, कम से कम समय में कैसे पूरे चैप्टर की रिवीजन कर लें। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ डिटेल से। अब मैं इसको आपको स्पीड में यानी कि क्विक रिवीजन के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का सार है, ये दे रखा है संविधान क्यों और कैसे, चैप्टर का नाम है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखिए, संविधान क्यों और क्या, वाई इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ। तो बात करते हैं सबसे पहले। जैसे कि आपको पता है संविधान क्या है। संविधान किसी देश के राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। यानी कि जो संविधान होता है, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये डिसाइड करता है कि किस प्रकार से उस देश की पॉलिटिक्स, राजनीति होगी और लोगों पर कैसे वो शासन करेंगे, यानी लोगों पर किस प्रकार के उनके द्वारा नियम कानून बनाए जाएंगे। सेकंड है, संविधान किस राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान का ये भी काम होता है कि वो इसमें जो भी राज्य होते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके लिए क्या करता है, रूल रेगुलेशंस को बनाता है। यानी कि देश के अंदर नियम और कानूनों को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा 3 प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिन्हें 3 पिलर कहते हैं। एक चौथा पिलर भी होता है जिसको हम कहते हैं फोर्थ स्तंभ, जिसका नाम होता है मीडिया। ठीक है, चलिए आगे है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीनों शक्तियां जो हैं उनकी डिटेल में एक्सप्लेन करता है, वर्णन करता है। साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। देखिए, जैसे कि अगर वो उनके रूल रेगुलेशंस बना रहा है, उनको राइट्स दे रहा है, शक्तियाँ दे रहा है, अधिकार दे रहा है, तो साथ ही साथ में उनमें कुछ ना कुछ सीमाएं भी निर्धारित कर देता है ताकि शक्तियों का गलत प्रयोग ना किया जाए। आगे बात करें, संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों का और जनता के बीच संबंधों को विनियमन करता है। कहने का तात्पर्य है, संविधान के अंतर्गत सरकार के तीनों अंग और साथ ही साथ जो जनता है उनके बीच में आपस में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन बनाता है, ताकि क्या हो, जनता और सरकार के मध्य किसी प्रकार का कोई समस्याएं उत्पन्न ना हो। ठीक है, चलिए आगे है। देखिए, जैसे दे रखा है, संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था, आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा जो अराजकता है उसको रोकता है। संविधान के द्वारा क्या होता है, जो भी उनकी आस्थाएं होती है राजनीतिक के प्रति, आर्थिक प्रति, ठीक है, प्राकृतिक तौर पर, तो ये कह सकते हैं कि मेन वे में कहें तो संविधान जो होता है वो जनता के लिए करने के लिए, सरकार के लिए नियम बनाता है। और साथ ही साथ में ऐसी भी समस्याओं को निपटारा करने के लिए, अराजकता मतलब होती हैं समस्याओं को, ठीक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, उनको दूर करने के लिए भी क्या करता है, नियम कानून बनाता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा संविधान का मतलब। संविधान क्या करता है, एक लाइन में बोले तो संविधान हमारे देश के अंतर्गत नियम और कानून बनाता है जिससे सरकार और जनता के बीच में अच्छा खासा संपर्क बना रहे। तो आप ऐसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं संविधान की आवश्यकता। संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीडेड टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशन। मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है। ठीक है, जैसे जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि समाज में रहने वाला व्यक्ति है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है और जो समाज होता है उसमें अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। इन समुदायों को तालमेल बैठाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। तो जब हम विभिन्न प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए गवर्नमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है संविधान बना है, उसमें अगर आप किसी भी प्रकार का शोषण होता है जिसमें हमारे अधिकार वगैरह हैं, तो उसके लिए संविधान के द्वारा हम अपने
समस्याओं का निपटारा करवा सकते हैं। जैसे आपको पता है आसपास अगर कोई समस्या होती है तो हम कानूनी हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, तो ये सारा संविधान में मेंशन है, दिया हुआ है। संविधान जनता से आपसी विश्वास पैदा करता संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। यानी कि अगर बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनता में क्या करता है, एक बिलीव पैदा करता है, विश्वास पैदा करता है, ताकि उनके बीच में क्या हो, अच्छा खासा तालमेल बना रहे, कोऑर्डिनेशन रहे। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान यह भी तय करता है कि जो फाइनल डिसीजन होगा, जैसे कि अगर आपको समस्याएं आती है, आप जैसे क्या करते हैं, जिला स्तर पर जाते हैं, पहले ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, नहीं होता तो फिर आपको स्टेट लेवल पे, फिर सेंट्रल लेवल पे, तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। जब हमारी समस्याओं का निपटारा नहीं होता, ऊंचे से ऊंचे पदों पे जाते हैं। तो इसी प्रकार से किस प्रकार की समस्या है, उनका निपटारा कैसा होगा, अंतिम डिसीजन कौन लेगा, ये सारा इनमें वर्णन संविधान के अंतर्गत किया गया है। आगे बात करें, संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। संविधान क्या करता है, सरकार के जो निर्माण किए गए नियम होते हैं उनमें क्या शक्तियां हैं तो एक लिमिटेड शक्तियां हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है जो सरकार होती है अगर उनको खुली छूट दे दी जाएगी तो वो शायद जनता का शोषण भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा 1984 में जो हुआ था, जो इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी, वो एक उसी समस्या से उत्पन्न होने के कारण हुई थी। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा क्या कहते हैं, 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसी वजह से समस्याएं हो जाती है, जिससे क्या करते हैं, सरकार को अधिकार तो दिए गए परंतु उसमें भी कुछ सीमाएं होती हैं। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी चाहिए ताकि एक न्यायपूर्ण समाज हो। ऐसा ना हो कि खाली नियम रूल रेगुलेशन खाली आम जनता के लिए बने, गवर्नमेंट के लिए भी बनने चाहिए ना भाई, है ना। अगर मान लीजिए अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है तो उनको कौन देखेगा, उनके लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो इसीलिए क्या है, सरकार रूल रेगुलेशन जो हम पे अप्लाई करवाती है, साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ये भी लिखा है कि सरकार के क्या रूल रेगुलेशन रहेंगे, यानी सरकार को भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। सरकार ये ना सोचे कि वो फ्री है। ठीक है, चलिए आगे है भारतीय संविधान सभा का निर्माण। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे है भारतीय संविधान सभा का निर्माण। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई थी, तब भारतीय संविधान सभा बनाने का मार्ग खुला। वायसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की थी। जब जुलाई 1945 में इंग्लैंड के नई लेबर पार्टी सरकार आई थी तो उन्होंने संविधान बनाने के लिए मार्ग खोला था। ठीक है, जिसमें लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड वेवल। जैसे कि आपको पता होगा जब अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया था तो उस समय क्या था, बहुत सारे लॉर्ड बने हैं, वायसराय बने हैं, गवर्नर बने हैं। तो फिर क्या हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा अंत समय में लॉर्ड माउंटबेटन थे जब हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, 1947 में। चलिए आगे बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य, यानी कि कैबिनेट मिशन बनाया गया था। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या था, संविधान निर्माण निकाय के सदस्यता क्या थी, संख्या कितनी थी उस समय। अगर बात करें उस समय संख्या की, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। देखिए उस समय अगर संख्या की बात करते हैं तो 389 डिसाइड करी गई थी, यानी 389, जिसमें 292 यानी 292 जो प्रतिनिधि थे वो ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों में से 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के, और 4 प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो कि आज ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के पास पड़ता है, से, और 93 प्रतिनिधि बाहरी रियायतों से लिए जाने थे। यानी कि जो टोटल 389 बने थे, 389 संख्या थी ना जब संविधान निर्माण हो रहा था। 292 कौन से थे, जो प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के थे। उसके बाद 4 प्रांत चीफ कमिश्नर थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग से। उसके बाद
93 जो थे वो कौन से थे, भारतीय रियायतों से लिए जाने थे। ठीक है, परंतु ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया था। जो ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत थे उस समय क्या था, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताया गया था, यानी 10 लाख की पॉपुलेशन में एक प्रांत घोषित किया गया था, वहाँ से एक समुदाय को लिया जाता था। आगे बात करें, प्रत्येक प्रांत सीटों की 3 प्रमुख सदस्यता, जितने भी प्रांत होते थे उसमें 3 प्रकार की सदस्यता ली जाती थी। किनकी, एक मुसलमानों की, एक सिखों की और बाकी के जो बचे हुए थे उनकी। इन 3 वर्गों में उन्हें बांटा गया था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ। यानी 3 जून 1947 को डिसाइड किया गया था कि भारत और पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, जो पाकिस्तान नाम का वर्ड है ना, इसका जो निर्माण किया गया था, यानी ये किसकी उपज है, तो ये कोई रहमत अली नाम के व्यक्ति थे, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे इंग्लैंड में, ये उनके द्वारा गढ़ा हुआ वर्ड है, उन्होंने इसको बनाया था पाकिस्तान। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक है, उन्होंने ये बोला था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था और यह डिसाइड किया गया था कि पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य 299 रह गए। यानी कि उस समय जो थे पाकिस्तान और सिखों को भी इंक्लूड किया गया था, पर 3 जून को डिसाइड किया गया कि इस संविधान सभा के अंतर्गत जो पाकिस्तान के सदस्य हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यह निर्णय लिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से भारत के अंदर 299 सदस्य रह गए थे। संविधान सभा का स्वरूप कैसा है, अगर बात करें हम संविधान सभा का स्वरूप की, तो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 की प्रातः 11 बजे हुआ था। यानी कि जैसे कि आपको पता ही होगा क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे यानी मॉर्निंग में 11 o'clock क्या हुआ था, उद्घाटन किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, रिपीटेड अगेन, बहुत बार क्वेश्चन में आया ये, अस्थायी सदस्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद कैसे थे, अस्थायी थे। और जस्ट उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को, रिपीटेड अगेन हु, राजेंद्र प्रसाद, इनको संविधान सभा का स्थायी सदस्य, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, रिपीट कर रहा हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, स्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है, कब चुना गया था, जस्ट 2 दिन बाद, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद क्या हुआ था इसी, और अगर बात करें प्रारूप समिति की, तो उस समय प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, प्रथम भारत के राष्ट्रपति थे। ओके, चलिए आगे आते हैं। बात करें उसी के जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी कि जस्ट 2 दिन बाद तीसरी जो मीटिंग हुई थी, अभी तक 3 मीटिंग हो गई है, पहली 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को और अब ये 13 दिसंबर को। ठीक है, टोटल 4 ही मीटिंग हुई थी, मैं बताऊंगा अभी आपको, 3 हो गई। क्या हुआ था इसमें, भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यानी कि गणराज्य मतलब रिपब्लिक, जिसमें जनता द्वारा गठित किया जाती हर चीज़। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, इस सब चीज़ों को। फिर क्या हुआ, 26 नवंबर 1949, रिपीटेड अगेन, इस डेट को भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद
यानी 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स भाग, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, रिपीट अगेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे बस रट लो। 395 अनुच्छेद, ठीक है, रिपीट करा रहा हूँ, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में बढ़ाकर 8 अनुसूचियों से कितनी कर दी गई है, 12 अनुसूची हो गई है। जब संविधान बना था तो 8 थी, पर आज कितनी है, 12 हैं। मैं इन अनुसूचियों के ट्रिक के अकॉर्डिंग बना चुका हूँ, 12 की 12 एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं, आपको पॉलिटिकल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मेरी वीडियो, उसमें चैनल पे, और मैं लिंक यहाँ भी दे दूँगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे क्या हुआ, 26 नवंबर को ही हमारा संविधान बन चुका था। रिपीटेड अगेन, लागू नहीं हुआ है, सिर्फ बना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे में नहीं किया गया था, लागू थोड़ा किया गया था, पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। ठीक है, अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों। देखिए, उसके बाद बात करें हमारा संविधान बनने में समय देखा जाए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन टोटल इसमें लगे थे। ठीक है, और कितनी बैठकें हुई थी, 166 बैठकें हुई थी। रिपीटेड अगेन, टाइम कितना कंज्यूम हुआ था, 2 साल 11 महीने 18 दिन और 166 बैठकें हुई थी, जिसमें अभी तक हमने क्या करा था, 3 मीटिंग हमारी हो चुकी है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर में डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य चुना गया, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया, और 13 दिसंबर को प्रस्तावना दी गई थी, प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था नेहरू द्वारा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विविध रूप से लागू किया गया। ठीक है, 26 नवंबर को तो बन गया, पर कंप्लीटली उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसमें कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई 26 नवंबर को जब तैयार हो गया तो लागू 26 जनवरी को क्यों हुआ। मैं इसका आपको रीज़न बताता हूँ एक्चुअली में क्या था। जैसे कि आपको पता होगा 26 जनवरी 1930 में भारत 1942 में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। ठीक है, 26 जनवरी 1942 में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। इसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए उन्होंने क्या करा था, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की कोशिश की, इच्छा जताई नेहरू जी ने, और 26 जनवरी को ही पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। ठीक है, और मैं यहाँ जो मैंने लिखा था अभी 1930, एक्चुअली में 1930 को, जैसा कि आप पता होगा आपको, हमारे यहाँ पे दांडी मार्च किया गया था, किसके द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपिता कौन थे, गांधी जी। ठीक है, चलिए ओके, चलिए बात करते हैं आगे बात करें तो हम पहुंचते हैं संविधान के स्रोत। अब देखिए, संविधान कोई छोटी मोटी चीज़ तो थी नहीं कि ये लिया और तैयार करके बना दिया। आपको पता ही होगा, जब भारत का संविधान है, इस बात पर मैं प्राउड भी है और थोड़ा सा शंका भी है कि हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। रिपीट अगेन, सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। कैसा, लिखित। ठीक है, लिखा हुआ संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो देखिए, संविधान का लगभग 75% अंग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। ठीक है, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि ऐसा नहीं है, आप मत सोचिएगा कि आसानी से हमें फ्रीडम मिल गई थी या आसानी से हमने संविधान बना लिया। बहुत बड़ी इसके लिए भी स्टोरी है। ठीक है, मैंने उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी मैं बता देता हूँ कि हमारा जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, 75% अंश वहीं से लिया गया है। और 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू की कमेटी ने रिपोर्ट में 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया था। ठीक है, 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया था 1928 में। ठीक है, अभी तो देखिए कहाँ कहाँ से कलेक्शन होगा। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में सम्मिलित की गई हैं। इतना तो हमारा है ही 75% का,
परंतु बाकी का जो बचा कुचा है वो हमने अदर देश से बोरो किया है, दैट मीन अदर कंट्रीज से बोरो किया, लिया है। ठीक है, बोरो क्या लिया है। आइए चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज हम लिए थे। वैसे तो बहुत सारी कंट्रियों से लिया है, परंतु मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। देखिए हमने ब्रिटिश से क्या लिया, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, जिन्होंने लगभग 200 साल हम पे शासन किया। ठीक है, 200 साल जिन्होंने हम पे शासन किया था, उनकी बात हो रही है। ये याद रखना, ब्रिटिश, ब्रिटेन और इंग्लैंड यही है ये। चलिए यूके में यही आते हैं। पहला, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। जैसे कि आपको पता ही है हमारे यहाँ क्या होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वो जीत जाता है। ये हमने कहाँ से लिया है भाई, ब्रिटेन से लिया है। सरकार की संसदीय स्वरूप, और जो हमारा संसद होगा, आपको पता है मैं संसद की वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्या होता है हमारा संसद, यहाँ भाई हमारा संसद है। संसद के हमारे 2 सदन होते हैं, तीसरा राष्ट्रपति होता है, आपका लोकसभा हो गया, फिर आपका राज्यसभा हो गया, और तीसरे आपके राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, संसद में कौन सा होता है, आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है, राज्य आपका 80 के अंतर्गत आता है, और लोकसभा आपका 81 के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने देखो आर्टिकल भी बता दिया आपको। वैसे मैं आर्टिकल की भी वीडियो बना चुका हूँ, और मैंने तीनों की बनाई है वीडियो, तो मैंने बहुत बनाई है, बट आप फ्रेंड्स अगर देखोगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, और हाँ ज़रा सपोर्ट भी करा करिएगा, हो सके तो चैनल को शेयर भी कर लीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाता। मेरी अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते तो वो बेसिक में लाइव क्लासेस भी ले सकता हूँ, आपको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स तो आगे है। तीसरा है कानून के शासन का विचार। कानून के शासन का विचार मतलब कानून कैसे किया जाए चलेगा, कानून बनेगा तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें भी इसमें थी लागू वगैरह। विधायिका में अध्यक्ष का पद और इसकी कानून निर्माण की विधि। हमारे यहाँ नियम कानून कैसे बनेंगे, ये भी भाई इंग्लैंड से लिया है हमने। ठीक है, तो ये मेन 4 चीज़ थी जो हमने कहाँ से लिए भाई, इंग्लैंड से लिए। चलिए आते हैं, अमेरिका भी है भाई, सबसे पुराना संविधान है इसका, इससे भी कुछ ना कुछ तो लेना बनता ही है, क्यों। चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है हमने क्या ले लिया, अमेरिका से सबसे पहले तो मौलिक अधिकारों की सूची ले ली। भाई जैसे कि आपको पता है टोटल हमारे यहाँ 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अब हमने क्या करें, मॉडिफाई करा और हमने 6 ही मौलिक अधिकार रख रखे हैं। ठीक है, इसकी भी मैंने टिक बनाई थी, चलो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। EF ने शोध किया किस पर, शिक्षा पर। शिक्षा पर क्यों भाई, उपचार के लिए। रिपीटेड अगेन, शॉर्ट फॉर्म है, ट्रिक्स है, आप भी बना सकते हो अपने आप ही। EF ने शोध किया शिक्षा पर उपचार के लिए। E मतलब इक्विलिटी यानी कि समानता का अधिकार। F मतलब फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। सो मतलब देखिए यानी कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा हो गया। ठीक है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आपका क्या हो गया, शिक्षा का अधिकार, ये पूरा 5 हो जाएगा। रिपीट, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, 4 हो गए फ्रेंड्स, पांचवा शिक्षा एजुकेशन, और लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको कोई समस्याएं होती है तो आप उसके ऊपर भी आपको अधिकार मिले हुए। ये मैंने सारे अधिकार ना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आप जा कर के मेरी वीडियो देखेंगे ना तो आपको मिल ही जाएगी, आपको कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा, आप टेंशन ना लेना। चलिए आते हैं, चलिए आगे है। तो अमेरिका से हमने पहला तो ये ले लिया भाई, और भी कुछ लेना है अमेरिका से ले लेते हैं भाई, अमेरिका वैसे इतना बड़ा देश है। दूसरा क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद। जैसे कि पता होगा हमारे देश के अंदर न्याय शक्ति जो होगी, न्याय का सिस्टम जो होगा, कैसी स्वतंत्रता मिलेगी, ये सब भी अमेरिका से लिया है। साथ ही साथ में भाई हमने क्या, उपराष्ट्रपति का पद। वैसे तो आपको पता होगा हमारे देश के अंदर, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती। आप ये सोच के चकित हो रहे होंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उपराष्ट्रपति ये तो राष्ट्रपति से थोड़ा सा ही छोटा हुआ वाइस प्रेसिडेंट, सैलरी तो होनी चाहिए, बट ये फैक्ट है। उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं होती, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, उनकी सैलरी मिलती है इन्हें, और कितनी मिलती है, 4 लाख रुपए। वर्तमान की बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा जीरो तो नहीं होगी, सही है, 4 लाख रुपए मिलती है वर्तमान में, पर ये इन्हें सभापति होने की मिलती है, उपराष्ट्रपति होने की नहीं।
वो बात अलग है कि हमारे राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये ले लिया। अब भाई एक आयरलैंड कंट्री है, आयरलैंड से क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे आप कहते हैं DPSP, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये कहाँ से लिए गए भाई, आयरलैंड से लिए गए। राज्यों में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान कि राज्य में कहाँ से मनोनीत किए जाएंगे, कितने मनोनीत किए जाएंगे राज्यसभा में। राज्यसभा की मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, इग्नोर मत मानना। आगे फ्रांस का संविधान। भाई फ्रांस से हमने क्या लिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत। ठीक है, फ्रीडम इक्वलिटी। आगे बात करते हैं कनाडा। भाई कनाडा को भी क्यों छोड़ें, इससे भी कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो हमने कनाडा से क्या लिया, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। ठीक है, यानी केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था कि जो हमारी कंट्री होगी वो केंद्र सरकार के पास आधा मोस्टली राइट होंगे और साथ ही साथ में वो अपने अधिकारों को राज्यों को भी सौंपेगी। जैसे हमारे देश में सारे अधिकार तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को होते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है ना, विकेंद्रीकरण, नीचे नीचे से अपने अधीनस्थों को वो अधिकार देते हैं। ये मोदी जी हो गए, इन्होंने क्या दिए, कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये स्टेट CM बनते हैं, CM के अंदर भी विधायक होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ अधिकारों को बढ़ते जाते हैं। अब भाई MCD का काम है, आपके यहाँ नाली वाली का पानी भर गया तो कोई मोदी जी थोड़ी ना आएंगे क्लीन कराने। क्यों, कौन आएगा वो तो आपके आसपास के जो मेयर बने हैं वही कराएंगे ना। तो छोटे से छोटे अधिकारियों नीचे नीचे आपका आते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है भाई, नेक्स्ट दे रखा है अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। कुछ स्पेशल अधिकार जो होते हैं वो भी क्या गए भाई, कनाडा से लिए गए। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं। इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। भाई ये भी सुन लो, उधार का थैला क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया 5 इस कंट्री से तो मैं नहीं बता दिया जो इन्होंने बोरो करे हैं, बाकी रूस से भी करे हैं। ठीक है, रूस से भी इन्होंने लिया था, बाकी कंट्रियों से भी लिए थे। तो 5 तो मैंने आपको बता दिया स्पेशल। आगे बात करें, भारत के संविधान को पुष्पगुच्छ भी कहा जाता है, जिससे विभिन्न देशों से लिए गए सिद्धांत रूपी पुष्प शामिल हैं। अर्थात इसलिए हमारे यहाँ को क्या कहते हैं, पुष्पगुच्छ यानी कि फूलों का गुच्छा, क्योंकि हमने भाई अलग अलग कंट्री से सारे संविधान को जो पसंद आया लिया और अपने संविधान में लिख लाख के तैयार कर दिया। ठीक है भाई, ऐसा था अपना संविधान। तो आपको पता लग गया होगा हमारे संविधान के बारे में कि हमने संविधान कैसे बनाया। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया ही होगा, मैंने इतनी आसानी से बताया, इतनी सिंपल लैंग्वेज में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्या चीज़ समझ में नहीं, मैं अगली वीडियो में उसको फिर बता दूंगा। ठीक है, ये हमारी क्विक रिवीजन चल रही है, कम से कम समय में कैसे चैप्टर का सार पढ़े। चैप्टर तो मैं पूरे पढ़ा ही चुका हूँ ऑफलाइन, ये अब आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, मैं ज़्यादा नहीं क्वेश्चन दूंगा, 2 ही क्वेश्चन दूंगा, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। आपको 2 क्वेश्चन कौन से करने हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं, देखिए भाई। हाँ जी, आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप कौन से क्वेश्चन करेंगे, आप ये 2 क्वेश्चन करेंगे जी। कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। फर्स्ट तो आप छोड़ दीजिए। सेकंड क्या है भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। पहला तो ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इंग्लिश में लिख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये भी बताना है। रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है, ये आपको बताना है। आई होप आप बताएंगे, मैं आपके मैसेज का वेट करूँगा। ओके फ्रेंड्स, आप कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, और प्रत्येक जो भी देख रहे हैं वीडियो की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर तो उन्हें बढ़ाने ही है। ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय, बाय बाय।